हेलो दोस्तों, पुनः आपके बीच करेंट अफेयर्स और जीएस के कुछ एमसीक्यू प्रश्न लेके उपस्थित हैं। और आज है 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स का जो प्रश्न है, तो आइए उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार जिसका नाम है नगदत पेलगी खरोलो से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार जो है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया जाएगा, यानी सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। यानी कोरोना के दौरान, कोविड-19 के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो सहयोग किया था, उसी के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। भूटान जो है वो भारत का एक आपको पड़ोसी देश है और जिसकी राजधानी है थिम्पू। कहाँ राजधानी है? तो थिम्पू है, वहाँ से दिया जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे, जैसे कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। निर्मला सीतारमन जो हैं वो भारत के वित्त मंत्री हैं और अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। और आपको नरेंद्र मोदी को अभी तक किस किस देशों से वहाँ के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया है, उसे हम एक लिस्ट से समझ सकते हैं और उसे हम लोग याद भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में जो देख रहे हैं, जैसे कि दिसंबर 2020 में अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। उसी तरह देखेंगे सितंबर 2019 में मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इन्हें ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और एक देश है गल्फ का देश, यानी अरब का देश है, जिसका नाम है बहरीन। तो बहरीन का किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेंसा पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। उसी तरह मालदीव का जो सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है निशान इजुद्दीन सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। उसी तरह अप्रैल 2019 में रूस का ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू एडोपस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ तक यूई यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भी यूई का ऑर्डर ऑफ द जायद सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कई बार जायद सम्मान आ चुका है, तो इसे याद रखेंगे, यूई का सम्मान है। और दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार भी भारत के प्रधानमंत्री को अभी तक मिल चुका है। उसी तरह प्रथम फिलिप कोटल फ्रेंडिशियल पुरस्कार भी इनसे ही इन्हें सम्मानित किया गया था जनवरी 2016 में। और यूएनए का चैंपियंस अर्थ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और फरवरी में मिला था आपको फिलीपींस का ग्रैंड कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अफगानिस्तान का आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। और सऊदी अरब का सैस ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह कुछ भारत के प्रधानमंत्री को पुरस्कार जो दिया गया, अलग अलग देशों से सम्मान दिया गया है, उसी का ये चार्ट है। अब इसको भी याद रखेंगे। और साथ में इस साल जो मिला है वो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जिसका नाम है नगदत पेलगी खरलो। तो इसे याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं, अहमदाबाद जो है गुजरात का, पणजी जो है गोवा की राजधानी, और ग्वालियर जो है वहाँ पर मतलब अब ये मध्य प्रदेश का, और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इसको याद रखेंगे, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया आपको गोवा की राजधानी पणजी में किया गया, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? पणजी में। और विज्ञान महोत्सव मनाने का उद्देश्य है विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करना और नए नए टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ उसके बारे में लोगों को बताना। तो इसी के लिए ये उद्घाटन किया गया था गोवा की राजधानी पणजी में। लखनऊ जो है, जो नवाबों का शहर, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और ग्वालियर से याद रखें, हाल ही में ग्वालियर में ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। और अहमदाबाद जो है ये गुजरात का शहर है, जिसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पणजी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि देख रहे हैं इमेज में, ये जो व्यक्ति हैं जो दिख रहे हैं, यही है आपको जितेंद्र सिंह। कौन है? जितेंद्र सिंह।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा के लिए इस बार यह पुरस्कार दिया गया है राजस्थान के। किसे दिया गया? राजस्थान को दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जहां के सीएम हैं आपके अशोक गहलोत, उसी को ये दिया गया है। तो इसे ही याद रखेंगे, जैसे कि हमारे पीछे जो देख रहे हैं यही है, आपको नेशनल एनर्जी कन्वर्सन सम्मान से इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ को आयोजन की अनुमति दे दिया? तो बहुत दिनों से सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया था, अभी हाल ही में इसे अनुमति दे दिया गया, खासकर बैलगाड़ी दौड़। जैसे कि इमेज में जो देख रहे हैं, ये बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? महाराष्ट्र में आयोजन किया जाता है। और क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत इस पर प्रतिबंधित किया गया था, और किंतु वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया, अनुमति दे दिया कि अब यह बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सर्वोच्च संस्थान जो है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत में कैसी न्याय व्यवस्था है? तो एकल न्याय व्यवस्था है, जिसमें सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ जो है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, या उसी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक ये किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 न्यायाधीश हैं। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिससे हम लोग CJI कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वर्तमान CJI कौन है? तो NV रमना है। कौन है? NV रमना जो है वो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हीं को भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। और याद रखेंगे 34 में से और वर्तमान में 4 गो महिला न्यायाधीश है। 4 इसमें कितना महिला न्यायाधीश है? पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान कितनी महिला न्यायाधीश है? तो 4 महिला न्यायाधीश भी है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो बैलगाड़ी दौड़ कहाँ? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में ये अनुमति मिल चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सूर्य को छूने वाली दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब को किस स्पेस ने विकसित किया है, जो सूर्य का जो कोरोना वाला भाग है, कोरोना जो ये लाल भाग है, जो दहकता हुआ भाग दिखाई देता है, जहां बाहरी टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सी के आसपास जो होता है यहाँ टेम्परेचर, और कोरोना के पास 12 लाख फ़ारेनहाइट में वहाँ टेम्परेचर है। वहाँ पर भी सेटेलाइट को उसे छूने का प्रयास किया गया है, ये नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो नासा जो है वो अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम है, नासा। नासा से याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर है आपको वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC यानी जो अमेरिका की राजधानी है, वहीं पर नासा का हेड क्वार्टर है। उसी तरह याद रखेंगे भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसको याद रखेंगे, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर है आपको बंगलुरु, और वर्तमान इसके चेयरमैन है के सिवान। उसी तरह स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका का आपको निजी यानी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जिसके CEO हैं आपको एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क जो हैं वो स्पेस एक्स का CEO हैं। अभी वर्तमान में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें नामित किया गया है? एलन मस्क को नामित किया गया है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले हैं। जक्सा कहाँ के? तो जापान के। जक्सा कहाँ के? तो जापान के। इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021 किसने जारी किया है? खासकर 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को उनकी साक्षरता के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो होती है, इकोनॉमिकल जो काउंसिल खासकर बनाई गई है, जिसके हेड हैं आपको विवेक देव राय। कौन है? विवेक देव राय। उन्हीं के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो पूछ रहा है किसके द्वारा जारी किया गया? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सबसे अच्छे रैंकों में है बड़े राज्यों में, तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल जो है, जहां पर ये लिटरेसी इंडेक्स में पहले स्थान पर आता है, जबकि बिहार जो है वो सबसे नीचे, बिहार जो है वो सबसे नीचे है, जहां पर लिटरेसी इंडेक्स
का जो जारी किया गया वो सबसे नीचे कौन है? बिहार है। सबसे ऊपर कौन है? पश्चिम बंगाल। बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में केरल पहले नंबर पे है, और सबसे अंतिम में जो है वो झारखंड है। अंतिम में कौन है? झारखंड है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में आपको ट्राइंगल लैंड पास बुक्स जारी किया है, यानी तीनों भाषाओं में ये बुक जारी किया गया है? यह राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा यूटी है? तो जम्मू कश्मीर है, जिसकी राजधानी है आपको श्रीनगर, और एक और इसकी राजधानी है जम्मू, और इसका यूटी के रूप में गठन किया गया था आपको 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है? मनोज सिन्हा उनका नाम है। तो इसे भी याद रखेंगे। चंडीगढ़ भी एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग एक यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती है। लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो अरबियन सी के पास है। अब प्रश्न पूछता है भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मध्य टाइम यानी जीएमटी से कितना घंटा आगे है? तो इसे याद रखना है, बिल्कुल आसान है। तो भारत का जो मानक समय है जो ग्रीनविच से आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, अर्थात 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा। प्रत्येक देशांतर पार करने में आपको 4 मिनट का समय बढ़ता है, क्योंकि भारत जो है वो ग्रीनविच से पूरब की ओर है। उसी तरह भारत का देशांतरीय विस्तार की जो शुरुआत होती है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर ये जाती है 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है आपको पूर्वी देशांतर, और दोनों के बीच जो अंतर होता है वो लगभग 30 डिग्री का होता है। इसलिए 30 डिग्री बराबर हो गया आधा, यानी 15 डिग्री। भारत में 2 टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन एक ही टाइम जोन है। क्या है? एक ही टाइम जोन है, यानी दोनों को आधा करके इसमें से क्या कर दिया? काउंटिंग कर दिया, दोनों को बीचा बीच कर दिया गया, यानी 15 प्लस इधर से और 15 इधर माइनस से पहुंच जाता है कितना? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हुआ। तो आप सोच सकते हैं 82.5 डिग्री का मतलब होता है घंटा में जब चेंज करेंगे तो 5.5 घंटा आएगा। सिंपल याद रखेंगे, 1 डिग्री बराबर होता है आपको 4 मिनट, या एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। उसमें केवल एक मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आ जाएगा कितना घंटा आ गया है। ये कहाँ से गुजरा है? तो आपको ये भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरा है, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ग्रुप वाला व्यक्ति कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर किसे ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो याद रखेंगे ब्लड ग्रुप ओ जो है उसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। वो सबको दे सकता है, वो सबको दे सकता है। जब अपने की जरूरत होगी तो अपने ही ग्रुप से केवल ले सकता है। उसी तरह ब्लड ग्रुप ए भी है, जिसे यूनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सबसे लेता है, लेकिन देने की बारी आएगी तो ब्लड ग्रुप ए बी को ही केवल दे सकता है। तो इसे याद रखें, यूनिवर्सल डोनर जो है यानी सर्वदाता कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ को, और सर्वग्राही कहते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को, क्योंकि ये देने की बारी आएगी तो अपने वालों को देगा, लेने के लिए सबसे ले लेगा। उसी तरह ब्लड ग्रुप सबको दान कर देता है, जब अपने लेने की बारी आएगी तो अपने वाला को ढूंढेगा और उसी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ब्लड ग्रुप होता है 4, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, और ब्लड ग्रुप ओ, और ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसे याद रखेंगे। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें आपको एंटीबॉडी पाया जाता है और उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। उसी तरह ब्लड ग्रुप ए भी है, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। इसी तरह ऐसा इसको कहा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर में कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ए बी में केवल एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए इसे सर्वग्राही के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में यानी किस देश में किया जाएगा? तो याद रखेंगे 2023 का जो विश्व कप आयोजन होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये आपको अनुमति दी गई है, मतलब अधिकार प्रमाण पत्र दे दिया गया है कि अब अगला साल जो होगा अगला 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड में 2019 में संपन्न हो चुका है। तो इसे याद रखेंगे 2023 का क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना है
आपको भारत में किया जाएगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। और भारत में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में है और बीसीसीआई के वर्तमान चेयरमैन है सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली है। अगला प्रश्न है कि 42वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो मूल कर्तव्य हैं, वो हमारे संविधान में पहले नहीं था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया और भाग पूछेगा तो याद रखेंगे भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। और इसके लिए कौन सा कमिटी सिफारिश किया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है यानी कमेटी जो है वही सिफारिश किया था। उसके बाद हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या है 11 और 11वां मूल कर्तव्य जो शामिल किया गया वो 86वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको बाद में इसे जोड़ा गया। और वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है 11वां, उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिलाना अभिभावक का क्या है? कर्तव्य है। तो इसे याद रखेंगे। और उसी तरह याद रखेंगे अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अनुच्छेद 44 में किया गया और 42 में किया गया। प्रसूति महिला जो होती है उसे आर्थिक लाभ राज्य से पहुंचाया जाए यानी दिया जाए, इसके बारे में चर्चा किया गया है। अगला है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया हो या भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। याद रखें सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये भारत की पहली महिला गवर्नर हैं, यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर जो थी उन्हीं का नाम है सरोजिनी नायडू, जो ऑलरेडी पूरे भारत में पहली बार कोई महिला गवर्नर बनी थी किसी राज्य में तो सरोजिनी नायडू थी। और किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत की बुलबुल कहा जाता है। और प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, क्या भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्षता की थी? वो महिला थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। ऑप्शन में देख लेंगे एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, किंतु ये विदेशी है, ये भारतीय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट है, जो 1917 में बनी थी। कहाँ पे? तो आपको कलकत्ता में बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनकी पुस्तक है इंटरनल इंडिया। सुचेता कृपलानी को भी याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मीन कैंप किसकी आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी है? तो जर्मनी का जो हिटलर था उन्हीं का ये आत्मकथा है। तो याद रखेंगे जर्मनी के जो हिटलर हैं उन्हीं का ये आपको आत्मकथा है। अगला प्रश्न है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को, यानी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान, गो बैक साइमन करने के दौरान ही इनको लाठी के डंडे से चोट लग गई थी, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय जो हैं एक गर्म दल के नेता थे। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से गर्म दल के नेता है? तो लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब गर्म दल के नेता माने जाते हैं। अब्दुल गफ्फार खान एक विदेशी थे, वर्तमान में विदेशी ही कहे जाएंगे क्योंकि पहला विदेशी थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहले पाकिस्तान भी भारत का अंग हुआ करता था, तो इसलिए इन्होंने सबने अज्ञा आंदोलन के दौरान, आपने सुना होगा लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान। इसीलिए इन्हें कहा जाता है वर्तमान में फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। बंटवारे के बाद वो चले गए थे पाकिस्तान, तो इसे याद रखेंगे। भगत सिंह हमारे देश के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन बनाया गया था 1928 में, तो उसके आपके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे भगत सिंह। इनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगवती बोहरा थे और ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को ये देश के लिए शहीद हो गए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। श्री कृष्ण सिंह जो हैं जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, कुछ ऐसे प्रश्न था MCQ जिस पर हमने चर्चा किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।